तो हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मेंटर्स। और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का जो टॉपिक बचा था हमारा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। बच्चों, इससे पहले हमने क्या देखा था, याद करो। हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ठीक है बच्चों। और हमने देखा था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। और उसमें हमने देखे थे बच्चों कितने पैरामीटर्स, 4 फैक्टर्स देखे थे। कौन कौन से 4 फैक्टर्स थे, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं बच्चों। पहला था नेचर ऑफ गैस दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड, ठीक है। दूसरा क्या था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या था बच्चों, टेम्परेचर। और चौथा क्या था, प्रेशर। यहां तक क्लियर है। फिर हमने प्रेशर से रिलेटेड जो एक लॉ जनरेट हुआ था, जो क्या था, हेनरीज लॉ, वो पढ़ा था। एंड हमने पढ़ा था कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। इतना हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों। आज हम आएंगे दूसरी टाइप की सॉल्युबिलिटी, जो कि है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। मतलब मैं अगर बच्चों सॉलिड को लिक्विड में घोलूं तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हम पढ़ते हैं बच्चों इस वाले टॉपिक पे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है बच्चों। तो फैक्टर्स देखते हैं फटाफट। पहले आपको मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आर द, मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। इसका सीधा सा मतलब ये बच्चों कि अगर मैं चीनी को पानी में घोलूं तो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिटरमाइन करेगा उन दोनों के बीच की इंटरेक्शंस, या फिर कहेंगे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे जो चीनी को पानी में घोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहां तक बात क्लियर है। तो फैक्टर्स हम देखते हैं बच्चों। पहला फैक्टर वहां पे पढ़ा था हमने और यहां भी सेम पढ़ेंगे, वो है नेचर ऑफ, बट यहां पे दोनों को मिक्स करके लिख देंगे, नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉरी नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है प्यारे बच्चों। पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए वो है क्या, मतलब इसमें पहला फैक्टर ही तो क्या है, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉलिड सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। और इसका क्या याद रखनी है, इसमें एक लाइन याद करनी थी आपको, क्या बच्चों, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। जो जैसा होता है वो उसी के अंदर घुलता है, ये बातें आपको याद रखनी है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। यहां तक बात क्लियर है मेरी, लाइक डिसॉल्व्स लाइक क्लियर हो गया आपको। जो जैसा होता है वो उसी में घुलता है, क्लियर। अब इसका मतलब क्या था, याद करो, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई पोलर होगा तो किस में घुलेगा, पोलर में घुलेगा। इस टाइम पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। वेयर एज अगर हम एक किसी पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोलेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, या फिर आप बोलोगे नियर टू 0 हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, ये हमने पहले भी देख चुके हैं। बस फर्क कहां पे आएगा, पहले सॉल्यूट लिक्विड था, सॉरी पहले सॉल्यूट गैस था, सॉल्वेंट लिक्विड था। बस फर्क इतना सा है, अब सॉल्यूट क्या हो चुका है, सॉलिड हो चुका है। इतनी सी बात क्लियर है मेरी। चलो बच्चों, तो फटाफट एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लो NaCl है आपके पास, और NaCl को आप पानी में घोल रहे हो, NaCl को पानी में घोल रहे हो। NaCl आपके पास सॉल्यूट है और आपको पता है NaCl एक पोलर सॉल्यूट है। पोलर क्यों है बच्चों, क्योंकि Na पे होता है पॉजिटिव चार्ज, Cl पे होता है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली H2O भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक पोलर सॉल्वेंट होता है। ये एक पोलर सॉल्यूट है, ये एक पोलर सॉल्वेंट है। तो जब दोनों मिक्स होंगे तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी या फिर बुरी होगी, बेकार होगी। सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होगी बच्चों, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको। अब आप ले लो कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट, मान लो आपने लिया ग्लूकोज, जिसके ऊपर कोई पोलैरिटी नहीं होती। फॉर्मूला याद करो, C6H12O6, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही कोई नेगेटिव चार्ज। तो ये कैसा सॉल्वेंट कहलाया जाता है बच्चों, ये कहलाया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्या बच्चों, कौन सा सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट को किस में मिलाया जाए, वाटर में मिलाया जाए, अगर वो पोलर सॉल्वेंट में मिलाया जाए तो क्या सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ये बात ध्यान रखना। तो ग्लूकोज को पानी में मिलाया जाए तो सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी, ठीक है।
वेयर एज NaCl को पानी में मिलाया जाए तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट भी पोलर है और सॉल्वेंट भी पोलर है। वेयर एज यहाँ पे सॉल्वेंट तो पोलर है, बट जो सॉल्यूट है वो क्या है बच्चों, वो नॉन पोलर है। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? तो पहला नेचर आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स में, वो देखते हैं हम फटाफट। सोना नहीं बच्चों, मुझे पता है आप लोगों को बहुत नींद आती है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जगाने की, बट आप सो जाते हो। और लाइक शेयर तो प्लीज़ आप करते ही नहीं हो, अपनी अटेंडेंस भी नहीं लिखते। चलो कोई बात नहीं, प्लीज़ बी रेगुलर, अटेंडेंस रेगुलर लिखा करो, ठीक है। तो सेकंड फैक्टर दैट इज रिस्पॉन्सिबल वो है आपके पास क्या बच्चों, टेम्परेचर। जो दूसरा फैक्टर है बच्चों जो रिस्पॉन्सिबल होगा आपका किसके लिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के लिए, वो होगा बच्चों आपका टेम्परेचर। अब बच्चों थोड़ा सा याद करो, हमने पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वहां पे टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन था, याद करो सॉल्युबिलिटी का, अगर आपको याद हो। याद करो मैंने बताया था कि गैस प्लस लिक्विड जब मिलते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब हीट लिबरेट होती है, और क्योंकि हीट लिबरेट होती है तो अगर आप टेम्परेचर को राइज करोगे तो क्या होगा, सोच के बताओ, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये सारी चीजें मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज देखें, ठीक है। अब यहां क्या होगा, यहां आपके पास तीन पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है, ठीक है। तीन पॉसिबिलिटी अराइज हो सकती है, वो तीन पॉसिबिलिटीज क्या हैं देखते हैं अपनी बोर्ड पे, A, B, C। तो प्यारे बच्चों देखो फटाफट बोर्ड पे, मैंने यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड सॉल्युबिलिटी के क्या रिलेशन है उसके तीन एग्जाम्पल्स या तीन टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आपके सामने पेश किए। अब बच्चों समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो तीन टाइप के एग्जाम्पल्स हैं ये तीनों ही सॉल्युबिलिटी के साथ डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। और ये डिफरेंट बिहेवियर कैसे शो करते हैं बच्चों, ये आप देखो फटाफट बोर्ड पे। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है हमारे पास NaCl, KCl, NaNO3, KNO3, और इसमें आप शुगर भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। ये जो टाइप के आपके पास सॉलिड सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास, ठीक है, इनमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। रटने का तरीका क्या है, आप इन दोनों को पहले पकड़ लो, इन दोनों पकड़ लो। मेरे को एक बात बताओ, शुगर या फिर आप अगर नमक को पानी में घोलते हो तो क्या हीट रिलीज होती है, या तो पहली केस मेरे को बताना पहला वाला ऑप्शन सही है दूसरा वाला ऑप्शन सही है। वापस बताता हूं, अगर आप शुगर या फिर चीनी, शुगर या फिर नमक को पानी में घोलते हो तो क्या हीट रिलीज होती है, या फिर जब आप गर्म पानी में शुगर या चीनी को घोलते हो, शुगर या नमक को घोलते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। मेरे को बताओ क्या होता है, गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है या फिर चीनी को घोलने बाद हीट रिलीज होती है, मतलब उसको हीट रिक्वायर्ड अच्छा लगता है या हीट छोड़ना अच्छा लगता है, मेरे को एक बात बताओ। तो आप लोगों को ये पक्का पता होगा कि गर्म पानी में चीनी जल्दी घुलती है, यहां तक बात क्लियर है। इसका मतलब उसको हीट पसंद है, मतलब वो हीट एक तरह से एब्जॉर्ब करता है ना कि एमिट करता है। बात समझ में आ रही है, अगर गर्म पानी लिया तो उसने हीट एब्जॉर्ब करके तो घुला वो। तो ये बात समझने की कोशिश करना, जो शुगर है और जो NaCl है, बात समझ में आ रही है, जो शुगर है और जो NaCl है वो क्या है, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते हैं। और जब भी कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है बच्चों या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बताओ फटाफट कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो देखो फटाफट क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर मैं शुगर को, आई होप आपको दिख रहा होगा, शुगर को अगर मैं वाटर में घोलूंगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें हीट रिलीज नहीं होगी, जैसे वहां लिखा था ना आपने प्लस हीट, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे इस साइड में क्या लिखेंगे हम, प्लस हीट। बात समझ में आ रही है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर शुगर और पानी में हीट मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन अच्छा बनेगा। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है आपको क्या कहना चाह रहा हूं। अगर शुगर और पानी में अगर मैं हीट मिलाऊंगा, मतलब हीट की प्रेजेंस में गर्म पानी में काम करूंगा तो सोल्यूशन अच्छा बनेगा। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हीट आएगा ना कि राइट हैंड साइड हीट आएगा। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब जो मैं करने जा रहा हूं ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस हीट है रिएक्टेंट साइड, अगर मैं हीट को राइट हैंड साइड लिखूंगा तो बताओ क्या हो जाएगा, इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हीट हो जाएगा एक तरह से। हमेशा हीट को ध्यान रखना, प्रोडक्ट साइड लिखते हैं।
और कभी भी अगर लेफ्ट हैंड साइड हीट दिख रहा होगा तो उसको राइट हैंड साइड भेजने का सिंपल सा तरीका है, जैसे आप किसी भी वेरिएबल को भेज दो। यहाँ पे हीट प्लस में हो रही थी, इक्वेशन के उस साइड में हीट जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब है हीट एक तरह से रिलीज होगी, हीट इसमें एब्जॉर्ब हुई है, हीट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? पक्का? चलो प्यारे बच्चों अब सुनो मेरी बात। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड हीट है। आप अगर ऐसे में कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको बाद में लिख देंगे, अभी पहले इधर देख लो। लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब क्या है बच्चों, हीट है। लेफ्ट हैंड साइड इसका मतलब हीट है, ठीक है बच्चों। अब मेरे को तो अगर लेफ्ट हैंड साइड हीट होगी तो रिएक्शन किस तरफ डायरेक्ट होगी, अगर इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट होगी तो किस तरफ डायरेक्ट होगी मेरे को बताओ। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो रिएक्शन किस तरफ डायरेक्ट होगी? तो बच्चों आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन किस तरफ डायरेक्ट होगी? देखो हीट लेफ्ट हैंड साइड है। अब आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन में तो यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो हीट से वैसे ही परेशान है, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, बैकवर्ड की तरफ जाएगी? मेरे को बताओ, खुद सोचो। यहाँ पे गर्मी पहले से ही है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे की तरफ ही तो जाएगी, इस तरफ तो आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती मेरे को बताओ? अगर इस तरफ आएगी तो पहले से गर्मी है। कौन सा प्रिंसिपल था बताओ? ये ली चैटिलियर प्रिंसिपल। वेरी गुड। तो ली चैटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, जहां पे पहले से ही वो इफेक्ट हो रखा हो, रिएक्शन उस तरफ डायरेक्ट होगी, जैसे जिस तरफ डायरेक्ट होगी, किस तरफ, जहां से वो उस कॉज को मिनिमाइज कर सके। तो यहाँ पहले गर्मी थी, आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो तो इस तरफ तो जाएगी नहीं, आगे की तरफ जाएगी। तो रिएक्शन कहां जाएगी बच्चों? फॉरवर्ड जाएगी। और मेरे को तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो सिंपल सी बात बताओ, सोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा बनेगा, क्योंकि फॉरवर्ड की तरफ कौन है, सोल्यूशन। और सोल्यूशन बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। वेरी गुड। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। समझने की कोशिश कर रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप चीनी वाले एग्जांपल से समझ सकते हो, जितना गर्म पानी होगा चीनी उतनी जल्दी घुलेगी। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि चीनी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसको पसंद आता रहेगा, वो घुलती जाएगी घुलती जाएगी घुलती जाएगी, ठीक है। अगर आप अब कैल्शियम कार्बोनेट को देखो, दूसरा एग्जाम्पल है, Na2CO3 को देखो, कैल्शियम ऑक्साइड को देखो, सोडियम सल्फेट को देखो, ये सब जो होते हैं कैसी रिएक्शन शो करते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं बच्चों। कैसी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या, अगर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला तो जो सोल्यूशन बना, साथ ही साथ क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का हमने कल ही एग्जांपल देखा है गैस इन लिक्विड में। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी बच्चों? रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ जाएगी और सॉल्युबिलिटी कम होगी। याद करो कल वाला ही सेम चीज है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी कम होगी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। यहां तक क्लियर है? तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जो एक्सोथर्मिक वाले जो भी रिएक्शंस है वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। और जो एंडोथर्मिक वाले एग्जांपल्स हैं वहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। क्या पहले दो टाइप के एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए टेम्परेचर में? तीसरे टाइप के एग्जांपल मैं भी आपको समझाता हूं। पहले दो टाइप के एग्जांपल समझ में आ गए। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। तीसरा टाइप के एग्जांपल समझाने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले दो एग्जांपल्स को रब करने पड़ेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, Na2SO4, पहले हम उन दो का ग्राफ बना ले, या तो पहले हम उन दो का ग्राफ बना लेते हैं। बहुत ही आसान सा ग्राफ है। यहां पे हम ले लेते हैं बच्चों सॉल्युबिलिटी, यहां पे हम ले लेते हैं बच्चों क्या, टेम्परेचर। तो हमने जो पहला वाला दिया था बच्चों कौन सा, NaCl और शुगर वाला, याद करो वो क्या था, सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, याद करो। मतलब आप तापमान बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां तक बात क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल हमने कौन से लिए थे, याद करो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड के सोडियम सल्फेट। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एक तरह से गिरेगी। पहले वाले को बनाता हूं मैं कुछ इस प्रकार से। ये किसका ग्राफ है बताओ, यह है NaCl और शुगर का। अब हम आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का।
तो इसका ग्राफ कैसा होगा बच्चों, गिरता हुआ। गिरता हुआ क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपको पता है सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर से। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये किसका ग्राफ है, कैल्शियम कार्बोनेट का और Na2SO4 या फिर जो भी है आपके पास, इसमें ले लो CaO ले लो। यहां तक बात क्लियर है। तो पहले वाले में ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरे वाले में ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब Na2SO4.10H2O में क्या होगा, देखो ध्यान से सुनो। Na2SO4.10H2O, Na2SO4 का एग्जांपल तो यहां दिख रहा है आपको, बट मेरे पास तीसरा टाइप क्या है, Na2SO4.10H2O, मतलब जिसमें क्या है, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल भी इंक्लूड है। हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल भी क्या है बच्चों, इंक्लूड है, मतलब मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल भी कैरी करता है। मतलब ये जो पूरा पूरा जो कंपाउंड है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कैरी करता है। अब होगा क्या बताओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे Na2SO4 में, मतलब आप अगर ऐसे कर रहे हो Na2SO4.10H2O प्लस वाटर गिव्स अ सॉल्यूशन, तो इनिशियली बच्चों क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि देखो इनिशियली इसके पास क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सारी की सारी हीट तो कौन ले लेगा, वाटर मॉलिक्यूल ले लेंगे। और जब वाटर मॉलिक्यूल जब भी हीट लेते हैं तो आपको मैंने बताया है इस वाले एग्जांपल्स में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब भी आप हीट एब्जॉर्ब करोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की। तो शुरुआत के टाइम पे क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एग्जिस्ट करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करेगी तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी एनहांस होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही, क्या बोलना चाह रहा हूं। Na2SO4.10H2O वाटर मॉलिक्यूल कैरी करता है, और अब आप इसको हीट करना चालू करोगे, करते रहोगे, तब तक ये क्या करता रहेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके पास हीट एब्जॉर्बिंग एलिमेंट कौन है, 10H2O। बट क्या होगा, कुछ टेम्परेचर बाद, जैसे 324 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, ध्यान से सुनो, 324 डिग्री सेल्सियस से पहले तो क्या होगा, Na2SO4.10H2O हीट को एब्जॉर्ब करता रहेगा और पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ते रहेंगे। बट आफ्टर 324 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ध्यान से सुनना, आफ्टर 324 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, ये वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स क्या है, एस्केप आउट हो जाएंगे, और अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में। बिफोर 324 डिग्री सेल्सियस वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते थे उसके पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसके क्रिस्टल में। तो जब तक आप उसको हीट कर रहे थे तो सारी की सारी हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या थे, वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। बट आफ्टर 324 डिग्री सेल्सियस जब सारे के सारे पानी के मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए तो अब वो सूखा रह गया, एनहाइड्रस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब जब वो एनहाइड्रस हो गया तो Na2SO4 की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब वो नॉर्मल फॉर्म में होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं होता है, तो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रेफर करता है। तो शुरुआत में तो कैसा प्रेफर कर रहा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रेफर कर रहा था, और आफ्टर 324 डिग्री सेल्सियस ये वाला जो मॉलिक्यूल है या ये वाला जो सॉल्ट है वो किसको प्रेफर कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रेफर कर रहा है। तो ध्यान रखो Na2SO4.10H2O ये दोनों प्रक्रियाओं से गुजरेगा। शुरुआत में किससे गुजरेगा, ध्यान से सुनो, शुरुआत में गुजरेगा ये किससे, जब तक कितना टेम्परेचर नहीं आता, 324 डिग्री सेल्सियस नहीं आता, तब तक किससे गुजरेगा, ध्यान से सुनो, ये गुजरेगा कौन सी रिएक्शन से, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। ठीक है, यहां तक ये किस फॉर्म में होगा, Na2SO4.10H2O। इस पॉइंट तक ये किस फॉर्म में होगा, Na2SO4.10H2O। बट इस पॉइंट के 324 के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। और तब ये कौन सी टाइप की रिएक्शन को प्रेफर करेगा, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन को प्रेफर करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई। तो NaCl और शुगर कौन सी टाइप की रिएक्शन को प्रेफर कर रहे हैं, एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन को प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए इसका ग्राफ हमेशा ऊपर जा रहा है। ठीक है, और जो आपके ये है क्या कहते हैं, CaCO3 और CO किसको प्रेफर कर रहे हैं, ये एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन को प्रेफर कर रहे हैं, इसलिए इनका ग्राफ हमेशा नीचे जा रहा है। वेयरएज Na2SO4.10H2O किसको प्रेफर कर रहे हैं, शुरुआत में एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन को प्रेफर कर रहे हैं, और बाद में जब पानी का मॉलिक्यूल सारे सारे इवेपोरेट हो जाएंगे तो किसको प्रेफर करेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। तो ये जो पॉइंट है, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या हो गया, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। इस पॉइंट से पहले ये अलग फॉर्म में था और इस पॉइंट के बाद ये अलग फॉर्म में था। सारी की सारी जो बदला हुआ है, जो बदला है वो कहाँ पे बदला है, इस पॉइंट पे 324 डिग्री सेल्सियस में।
तो इस पॉइंट को या इस टेम्परेचर को जहां पे क्या हुआ, पूरे का पूरा वक्त बदल गया, पूरी स्टेट बदल गई, उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन वर्ड का मतलब आप जानते हो इंग्लिश में, चेंज होना। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, जहां पे जो हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल था वो एनहाइड्रस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया, या फिर जो पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रेफर कर रहा था अब वो एक्सोथर्मिक को प्रेफर करने लग जाएगा। तो जिस पॉइंट पे पूरी कारनामे होंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर। बात क्लियर है? तो ट्रांजिशन टेम्परेचर इस वाले कंपाउंड का कितना है, 324 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है बच्चों, वापस से रिपीट करता हूं कि 324 डिग्री सेल्सियस से पहले की जो स्थिति है उस टाइम वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा, और 324 के बाद वाली जो डिग्री सेल्सियस मतलब जो कंडीशन होगी उसमें कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? पक्का? टेम्परेचर वाला रिलेशन भी आसानी से समझ में आ गया। चले बच्चों आगे चलो। तो बच्चों तीसरा फैक्टर है, बहुत ही छोटा सा फैक्टर है, फटाफट देखते हैं तीसरा फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर हमने क्या देखा था, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फटाफट एक बार फटाफट मैं रिपीट तो क्या कर रहा हूं, नाम लिख रहा हूं, सॉलिड, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और दूसरा फैक्टर हमने क्या देखा था बच्चों, टेम्परेचर। और टेम्परेचर में देखो तीन कंडीशंस थी, याद करो। पहली तो थी जब वो कैसा होगा, एंडोथर्मिक, फिर होगी एक्सोथर्मिक, और फिर क्या होगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। एंडोथर्मिक में याद करो सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था, एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर था। इसमें पहले प्रोपोर्शनल होता है और फिर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और जिस पॉइंट पे ये पूरे पलटती है सारी चीज उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन टेम्परेचर। यहां तक बात क्लियर है? तो अब हम आते हैं आगे, ये दो फैक्टर्स के बाद हम तीसरे फैक्टर्स पे आते हैं, और तीसरा फैक्टर है साइज ऑफ सॉल्यूट। साइज ऑफ सॉल्यूट बहुत आसान सा फैक्टर है, बहुत ही आसान सा फैक्टर है, आप खुद ही बता दोगे। मेरे को सीधी सी बात बताओ, मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे को फटाफट बताना साइज ऑफ सॉल्यूट, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आपके पास तीन टाइप की मिठास के एलिमेंट है। एक है आपके पास बूरा, ठीक है, एक है आपके पास चीनी, और एक है आपके पास मिश्री। ये तीन चीजें आपके पास, बूरा, चीनी और मिश्री, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों में सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? अगर आपने गिलास में इन तीनों को एक एक करके एक एक गिलास में डाला तो कौन सा जल्दी घुलेगा, कौन सा देर में घुलेगा? सबसे जल्दी बूरा घुलेगा, फिर चीनी घुलेगी और फिर मिश्री घुलेगी, सीधी सी बात है। अब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसका रीजन क्या है। इसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि मिश्री के दाने बड़े हैं तो उसको घुलने में टाइम ज्यादा लगेगा, वेरस बूरा के पार्टिकल दाने छोटे हैं तो जल्दी घुल जाएगा। इसका मतलब अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होंगे तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी बच्चों? कम होगी। वेरी गुड। तो सीधी सी बात क्या है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपके फैक्टर्स भी खत्म होते हैं। इतने से ही फैक्टर्स थे आपके किसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड, ठीक है। अब हम आते हैं वेपराइजेशन और वेपर प्रेशर पे। वेपराइजेशन और वेपर प्रेशर पे अब कुछ कुछ चीजें समझा देता हूं मैं आपको, बहुत आसान सी चीजें, समझना क्या होता है। देखो वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है, बताओ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेपर प्रेशर का मतलब वेपर के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। क्या बोला बच्चों ने, सुना वापस से? वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? वेपर्स के थ्रू लगाए जाने वाले प्रेशर को क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर्स तो जानते हो ना, गैसियस फॉर्म होती है जो। तो जैसे मान लो आपका ये लिक्विड है और आप इस लिक्विड को क्या कर रहे हो, क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है ये लिक्विड। क्या बोला बच्चों मैंने? ये लिक्विड आपका क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है और आप इस लिक्विड को गर्म कर रहे हो, ठीक है। आप इस लिक्विड को गर्म कर रहे हो, तो जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म करोगे तो उसके क्या जनरेट होंगे? उसके वेपर्स जनरेट होंगे। और जो उसके जो वेपर्स होंगे बच्चों, वो कहां कहां पे हिट करेंगे? वो कंटेनर की वॉल्स पे हिट करेंगे और कंटेनर्स के जो भी टॉप पे हिट करेंगे। और इन पे जब ये हिट करेंगे तो इन पे क्या एग्जर्ट करेंगे? प्रेशर एग्जर्ट करेंगे।
ये कंटेनर की वॉल्स पे और कंटेनर के जो भी ढक्कन पे, लिड पे क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और जो वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जो ये अपवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर। यहां तक मेरी बात क्लियर है? जो अपवर्ड प्रेशर ये जो एक्सर्ट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, वेपर प्रेशर। यहां तक बात क्लियर है? पक्की ये बात समझ में आ गई आपको? एक वर्ड होता है इसको हम कहते हैं बच्चों वेपराइजेशन। वेपराइजेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। तो वेपर्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, वेपराइजेशन। क्या ये बात भी क्लियर है? अरे वेपर होते हैं जो किसी भी लिक्विड के जो भी गैसियस फॉर्म के बनने की स्थिति को या बनने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, वेपराइजेशन कहते हैं। तो आई होप आपको वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, और वेपराइजेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। यहां तक क्लियर है? अब एक और वर्ड आता है यहीं पे, वो आता है क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। एक और वर्ड आता है बच्चों, इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, मेरे को बताओ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होता है, देखो हमेशा बात ध्यान रखना, जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब भी आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें से वेपर फॉर्मेशन भी क्या होगा, बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। सीधी सी बात है बच्चों, वेपर फॉर्मेशन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर का बनना भी बढ़ेगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर्स का बनना भी बढ़ेगा। क्लियर? अब समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब वेपर्स ज्यादा बनेंगे, कब बनेंगे, जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे। तो ये तो आपको रीजन समझ में आएगा होगा क्यों हो रहा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। बट समझना एक और बात, हमारे एटमॉस्फेयर में भी एक प्रेशर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारे ऊपर जो हवा है, जो एटमॉस्फेयर है, वो हमारे ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर लगाता रहता है, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि क्या लगता है, ऊपर से नीचे लगता रहता है। बात समझ में आ रही है? ऊपर से नीचे हमारे ऊपर क्या लगता रहता है, एक प्रेशर लगता रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते रहते हैं। यहां तक बात क्लियर है? मतलब ऊपर से नीचे आप पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। यहां तक बात क्लियर है? और आप लिक्विड को गर्म करो तो कहां जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है। यहां तक बात क्लियर है? उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। बात क्लियर हो रही है क्या मेरी? प्लीज ध्यान दे लो, 5 मिनट की बात और है। जब भी हम लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो जो उसके जो वेपर्स जो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, उसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, जो कि क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा जब हम पानी को गर्म करेंगे। वेरएज ऊपर से हमारे ऊपर कौन सा प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। अब देखो होगा क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इस प्रेशर की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि वेपर ज्यादा एक्सर्ट होंगे, ज्यादा एक्सर्ट होंगे तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ये ऊपर वाला तो क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर वाला तो कांस्टेंट है। अब होगा क्या, देखो समझने की कोशिश करना है, इससे समझने की कोशिश करना, मैं कहना चाह रहा हूं, ये मान लो बच्चों क्या है, वेपर प्रेशर है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये क्या है, मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको रोक रहा है। ठीक है, ये कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो उसको रोक रहा है। अब देखो आपने टेम्परेचर रखा 50 डिग्री सेल्सियस पानी का, तो ये प्रेशर अभी कम है, वेरएज ये प्रेशर ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको नीचे धकेलेगा। बात समझ में आ रही है? 50 डिग्री सेल्सियस में वेपर्स के पास इतना प्रेशर नहीं है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर दे। ठीक है, अब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 70 डिग्री सेल्सियस किया तो क्या हुआ, इनमें थोड़ी सी और जान आई, ये थोड़ा और धक्का लगाए, बट अभी भी इनमें इतनी जान नहीं है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर सके, काउंटर कर सके। ठीक है, फिर मैंने इसको 90 डिग्री सेल्सियस किया, बट अभी भी इतनी जान नहीं है, अभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या कर देगा, इसको दबा देगा। बट जैसे ही आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस किया तो वेपर प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर दिया, ओवरकम कर दिया। बात समझ में आ रही है, उड़ा दिया। तो ध्यान रखना, उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सीधी सी डेफिनेशन ये होती है बच्चों, प्लीज डेफिनेशन ये मत लिखना कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस पे कन्वर्ट होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये नहीं है, ये डेफिनेशन तो आपने बचपन में पढ़ी है 6th 7th क्लास में।
असली में अगर आप बोले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये वो तापमान होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर है ना एकदम टक्कर देने लग जाता है किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। और 100 से 1 डिग्री भी ऊपर गए तो क्या हो गया, ये इसको क्या कर देगा, धकेल के फेंक देगा। फेंक देगा मतलब ऊपर उड़ जाएगा, वेपर का फॉर्मेशन बन जाएगा, वेपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। तो बॉइलिंग पॉइंट कौन सा टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या मेरी बात क्लियर है यहां तक, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हो गया आपका वेपराइजेशन और वेपर प्रेशर। चले बच्चों आगे, यहां तक आपको समझ में आ गया सब कुछ। चलो अब फटाफट देख लेते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बहुत ही आसान से फैक्टर्स है, बहुत आसान से फैक्टर्स है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर बहुत ही आसान से फैक्टर्स है। पहला फैक्टर जो हम देखें वो है क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को आप गर्म कर रहे हो वो। मेरे को एक बात बताना, सोच के बताना, अगर किसी लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है तो क्या वो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या फिर कम वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, सोच के बताओ। मान लो ये हमारे पास है लिक्विड 1 और ये हमारे पास लिक्विड 2। इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अच्छी पकड़ है, अच्छी दोस्ती है, मतलब एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। वेरे इसके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में अच्छी पकड़ नहीं है, एक तरह से एक दूसरे में रिलीज हो जाते हैं, आसानी से फ्री होने की टेंडेंसी रखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर दोनों को मैंने 80-80 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया तो मेरे को बताओ कौन ज्यादा वेपर एक्सर्ट करेगा, लिक्विड 1 या लिक्विड 2, सोच के बताओ बच्चों। लिक्विड 2 एक्सर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड 1 में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है। क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, ये पास पास रहेंगे, ये पास पास रहेंगे। और अगर ये पास पास रहेंगे तो आपस में दूर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। और जब तक ये एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होंगे तब तक ये कैसे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, मेरे को बात बताओ। जब ये आपस में ही चिपके रहेंगे तो क्या ये इस दीवार पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जी नहीं, ये एक्सर्ट नहीं करेंगे। वेयरएज यहां देखो, यहां ये आपस में एक दूसरे से कोई प्रॉपरली इंटरैक्टेड नहीं है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या करेंगे, कंटेनर की क्या होगा, सरफेस पे क्या करेंगे, हिट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जितना ज्यादा पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा। क्या बोला मैंने, अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, कम होगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बात क्लियर है। पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। बात क्लियर है। और मेरे को होता अगर पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, मेरे को बताओ। अगर फोर्सेस ज्यादा है तो डिस्टेंस ज्यादा होगी या कम होगी, डिस्टेंस कम होगी, पास पास होंगे। इनके बीच में फोर्सेस नहीं है तो दूर दूर होंगे। बात क्लियर है। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। बात क्लियर है। फोर्स अगर ज्यादा तो डिस्टेंस कम, पास पास रहेंगे ना। अगर चिपकने का फोर्स ज्यादा है तो पास पास रहेंगे। तो फोर्स से ज्यादा तो डिस्टेंस कम और फोर्स से ज्यादा तो वेपर प्रेशर भी कम। मतलब अगर मैं एक लाइन में लिखने की कोशिश करूं सब चीजों को तो कुछ मैं इस प्रकार से इसको समझा सकता हूं कि वेपर प्रेशर जो होता है ये नीचे है तो ये भी नीचे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। और ये दोनों नीचे तो ये ऊपर है, मतलब इनवर्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। यहां तक बात क्लियर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहला पॉइंट क्लियर है। पहला फैक्टर समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर किससे डिपेंड करेगा, किससे रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा फैक्टर आप जानते हो, मेरे को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, टेम्परेचर। मेरे को फटाफट बता दो, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा कम लगेगा, वेपर ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे, बताओ फटाफट। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। टेम्परेचर ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, जल्दी उड़ के बाहर जाने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से कंटेनर पे ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है। तीसरा क्या हमारे पास,
तीसरा है नेचर ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट, नेचर ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट। अब इसका मतलब क्या है मेरे को बात बताओ। ये समझाने के लिए मेरे को एक एग्जांपल देना पड़ेगा छोटा सा, 2-4 मिनट और खाऊंगा आपके। नेचर ऑफ डिसॉल्विंग सॉल्यूट का मतलब क्या है? देखो एक बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट आपका लिक्विड है और सॉल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकता है। बस सॉल्वेंट इन जनरल लिक्विड ही होता है, अच्छा घोलता लिक्विड ही है, ठीक है। सॉलिड अच्छे से नहीं घोलता। मेरे को ये बात तो एक क्लास में देखो, ये 2 केसेस लेता हूं, केस 1 और केस बी, ठीक है। केस 1 और केस बी। मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुना मेरी बात। इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं, बच्चा 1 और बच्चा 2, या फिर मैं नाम ले लेता हूं, एक का नाम है वर्मा जी, एक का नाम है शर्मा जी। इसमें भी एक वर्मा जी और एक है शर्मा जी, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूं, एक है वर्मा जी, एक है शर्मा जी, और वर्मा जी शर्मा जी 2 केसेस लेते हैं। ध्यान रखना, वर्मा जी हमेशा बदमाश बच्चे हैं, हमेशा क्लास बंक करने के प्लान में रहते हैं। वर्मा जी हमेशा क्लास बंक करने के प्लान में रहते हैं, हमेशा क्लास छोड़ने के प्लान में रहते हैं। अब शर्मा जी को देखो, मेरे को बताना, 2 टाइप के शर्मा जी हैं। पहला वाला केस देखो, मेरे को तो वर्मा जी तो जाएंगे जाएंगे, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, ये दोनों दोस्त हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वर्मा जी तो हमेशा क्लास छोड़ने को तैयार रहते ही रहते हैं, बट अगर मान लो शर्मा जी थोड़े से इंटेलिजेंट या फिर मान लो थोड़े से सिंसियर स्टूडेंट है, तो क्या करेगा वो? वर्मा जी के साथ क्लास बंक करेगा या फिर उसको रोकेगा, भाई रुक जा, एक क्लास और ले ले। पहला केस होगा, दूसरा केस होगा इस वाले में, बताओ। अगर शर्मा जी सिंसियर स्टूडेंट है तो क्या होगा? क्या वो क्या कहते हैं, क्या वो उसको रोकेगा या फिर उसको जाने देगा? वो उसको रोकेगा, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रोक पाएगा, बट हाँ 10-15 मिनट तो उसको कन्विंस करेगा कि तू रुक जा। दूसरा केस देखो क्या होगा, अगर वर्मा जी और शर्मा जी दोनों है क्लास में और मान लो शर्मा जी भी मतलब बंक मारने को तैयार है और वर्मा जी बंक मारने तैयार है, तो क्या दोनों स्पीड में जाएंगे क्या? अगर एक बार आपको दोस्त मिल जाए आपके जैसा तो आप तो स्पीड में भागोगे। ध्यान रखना, रुकता नहीं है फिर आदमी, हर आदमी को एक दोस्त की जरूरत होती है। बस वो दोस्त मिल जाए तो फिर तो भैया डर नहीं लगता उसको काम करने में। क्या मेरी बात समझ में? दोनों एग्जाम्पल से, पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ, वर्मा जी तो भागने को दोनों ही केसेस में तैयार थे, बट जब शर्मा जी थोड़े सिंसियर थे इस वाले केस में, तो शर्मा जी ने वर्मा जी को रोक के रखा, है ना। तो इस वजह से वर्मा जी की स्पीड स्लो हो गई। यहाँ पे वर्मा जी की स्पीड मान लो पहले थी 10 सेकंड में जाने की, बट शर्मा जी बोले भाई फटाफट निकल, तो ये तो 5 सेकंड में निकल जाएंगे दोनों मिलके, क्योंकि दोस्त का सारा मिल गया ना साथ में। अब इसका मतलब क्या मैं आपको समझाता हूं, फटाफट देखना बोर्ड पे। देखो सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड नेचर का होता है, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड नेचर का है। 2 केसेस लेता हूं, देखो एक है ए और एक है बी। इसमें क्या है, इसमें आपने क्या क्या शुगर के साथ क्या डाला है, वाटर। अब देखो अगर नॉर्मल वाटर होता, नॉर्मल वाटर, पहले आप वाटर रखो, ये तीसरा केस है वाटर। अब आप वाटर को देखो, मान लो वाटर अगर आप तीनों को सेम टेम्परेचर दोगे, मान लो वाटर कितने का प्रेशर एक्सर्ट करता है, 10 atm का प्रेशर एक्सर्ट करता है। मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर आप वाटर को गर्म करोगे तो मान लो कितने का कितने का वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जनरेट कर रहा है, 10 atm का। अभी इसमें कुछ नहीं है, अकेले वर्मा जी कितनी स्पीड से भागते हैं, 10 atm की स्पीड से भागते हैं। यहां तक बात क्लियर है? पक्की बात समझ में आ रही है यहां तक? अब मैंने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया शुगर, और शुगर होता है कैसे नेचर का, नॉन वोलेटाइल नेचर का। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, नॉन वोलेटाइल, मैंने वर्ड लिखा है वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वोलेटाइल वर्ड का मतलब होता है उड़नछू, वोलेटाइल वर्ड का मतलब होता है जो उड़ सकता है। जैसे पेट्रोल होता है, याद करो, जैसे एसीटोन होता है, नील पॉलिश रिमूवर होता है, वो फटाफट उड़ सकता है। तो वोलेटाइल मतलब होता है जो उड़ सकता है, और नॉन वोलेटाइल मतलब जो उड़ नहीं सकता। क्या शुगर पड़े पड़े उड़ जाता है क्या? नहीं उड़ता, शुगर पड़े पड़े नहीं उड़ता। अरे कटोरी में अगर चीनी रखी है तो ऐसे थोड़ी ना बैठे बैठे उड़ जाएगी, शाम तक देखोगे तो चीनी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो शुगर कैसा होता है बच्चों, नॉन वोलेटाइल होता है। वेरएज वाटर क्या होता है, वाटर तो वोलेटाइल होता ही है, आप जानते हो, पानी तो उड़ता ही है, इवेपोरेट आसानी से होता ही है। अब पानी जब अकेला था विदाउट शुगर तो कितने एटीएम का प्रेशर लगा रहा था, 10 एटीएम का। अब इसमें सिंसियर शर्मा जी को ऐड कर दिया हमने, जो कि उड़ते नहीं है, जो कि अपनी क्लास में बैठे रहते हैं। तो क्या होगा, देखो चीनी के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स के रास्ते में रुकावटें डालेंगे। ध्यान से देखना, इस वाले केस में क्या होगा, जब शुगर इन वाटर में क्या होगा, जो चीनी के पार्टिकल्स है वो रास्ते में रुकावट डालेंगे, और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स कोशिश करेंगे ऊपर आने को,
वो किससे टकराएंगे? चीनी के पार्टिकल से। नहीं आ रही बात समझ में? इस केस में रास्ते में कोई रुकावटें नहीं थी, आराम से निकल गया, वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपराइज हुए और क्या हुआ, सरफेस पे हिट करे और कितना प्रेशर एक्सर्ट किया, 10 atm का। वेरएज इस वाले केस में क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट बीच में किसके पार्टिकल्स आ गए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ गए या फिर कहो शुगर के आ गए, जो कि उड़ नहीं सकते। अब वो उड़ नहीं सकते तो रास्ते में क्या डालेंगे, रुकावटें डालेंगे, वो तो वहीं पे बैठे हुए। अब ये पानी का मॉलिक्यूल उड़ने की कोशिश करेगा, बट बीच में चीनी का दाना आ गया तो क्या हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई। बात समझ में आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं या नहीं आ रही? अब वाटर का मॉलिक्यूल उतने प्रेशर के साथ सरफेस पे हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी स्पीड को किसने कम कर दिया, ये चीनी के मॉलिक्यूल्स ने कर दिया। तो अब जो वेपर प्रेशर आएगा वो 10 से ज्यादा आएगा, 10 से कम आएगा? मेरे को सीधा सीधा बता दो, 10 से ज्यादा आएगा, 10 से कम आएगा? बताओ फटाफट। वेपर प्रेशर है वो क्या आएगा, 10 से कम आएगा। तो कितना आ गया, मान लो 8 atm आ गया। क्या मेरी बात क्लियर है? 8 atm क्यों आया? क्योंकि अब चीनी के पार्टिकल्स ने बीच रास्ते में रुकावटें डाल दी, किसके, वाटर मॉलिक्यूल्स के सामने। दूसरा केस लेते हैं, बी केस लेते हैं। इसमें हमने वही पानी डाला है, नॉर्मल पानी, टेम्परेचर भी वही है, बस यहां पे हमने क्या डाल दिया, एल्कोहल डाल दिया। अब आप जानते हो बच्चों, एल्कोहल उड़ता है आसानी से, तो वोलेटाइल नेचर का होता है। अब देखो पानी तो नॉर्मली उड़ ही रहा था, पानी तो नॉर्मली अगर अकेला होता है तो उड़ के कितना प्रेशर लगा रहा था, 10 atm का प्रेशर लगा रहा था। अब हमने उसमें क्या डाल दिया, एल्कोहल डाल दिया, जो भी उड़ने की टेंडेंसी रखता है। तो एल्कोहल तो जा ही रहा था, अब क्या है, सॉरी वाटर तो जा ही रहा था, अब साथ में कौन उसका साथ किसने दे दिया, एल्कोहल ने भी दे दिया। तो अब जो फाइनल प्रेशर सरफेस के ऊपर आएगा वो 8 आएगा, 10 आएगा या फिर 12 आएगा, मेरे को बताओ। 12 आएगा। बात समझ में आई? 12 क्यों आया? क्योंकि अब एल्कोहल के पार्टिकल्स भी क्या करेंगे, हिट करेंगे। वाटर के तो हिट कर ही रहे थे, उससे 10 आ ही गया, साथ ही साथ 2 atm एक्स्ट्रा किसकी वजह से आ गया, एल्कोहल के हिट करने की वजह से आ गया। बात क्लियर है? तो इससे हमें क्या समझ में आया, अभी तो एक लाइन याद रख लो, इससे क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो 10 होना चाहिए था बट 8 हो गया। और अगर हम वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। होना चाहिए था 10 और हो गया 12। क्या ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आई मेरी बात? थोड़ा थोड़ा ही समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये वापस से रिपीट होगा, ये थर्ड वाला पॉइंट वापस से रिपीट होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट वाले टॉपिक में। बट क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? मैंने जो मोटा मोटा समझाया वर्मा जी और शर्मा जी की बातें, आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपनी अटेंडेंस तो आप लिख ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप लोग। और प्लीज़ पढ़ते रहे कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी रेस्ट ना करें, जितना हो सके मजे करने करें, बट पढ़ाई को बिल्कुल ना छोड़े, ठीक है, डेली पढ़ें, ठीक है बच्चों। तो आज इतना ही करते हैं, तब तक के लिए खुश रहें।